अभी उसके अलावा ये है एक कंसेप्ट जिसको हम कहेंगे एक्सीडेंट प्रोनेस। तो एक्सीडेंट प्रोनेस क्या होता है? तो यहाँ पे इसका डिफाइन करने की जरूरत जो है, तो एक्सीडेंट प्रोनेस में आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी टाइप के या कोई भी लेवल का जो एक्सीडेंट होता है उसके बारे में ज्यादा संवेदनशील होना। तो यहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी एक्सीडेंट हिस्ट्री कुछ बताता है और जिसका इम्पैक्ट शायद वो पर्सन पे अगर होता है तो शायद उसके अलग अलग रीजन होंगे, लेकिन वो हमेशा अति संवेदनशील होगा या इमोशनल होगा, ये हर टाइप के एक्सीडेंट की वजह से जो ऑलरेडी हो चुके हैं। या फिर शायद वो पर्सन दूसरी कोई कंपनी में होगा और वहां पे कुछ एक्सीडेंट की वजह से उस पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अगर होता है तो वो हमेशा एक्सीडेंट रिलेटेड संवेदन होगा, उसको हम कहेंगे एक्सीडेंट प्रोनेस। तो ये एक्सीडेंट प्रोनेस की वजह से क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी होगी एक्सीडेंट होने की, क्योंकि वो हमेशा ऐसा हो सकता है कि शायद अगर वो कुछ ज्यादा ही सोचता होगा उसके बारे में तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगा। अगर वो अलर्ट रहता है तो बात ठीक है, यानी कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको ये एसओपी फॉलो करनी चाहिए, बीपी यूज करना चाहिए, इंजरी कंट्रोल होना चाहिए, या फिर 100% फोकस होना चाहिए। यहाँ तक जो कंट्रोल पैरामीटर से साइकोलॉजिकली विदाउट डिस्टर्बेंस 100% फोकस, तो बात तब तक ठीक है। लेकिन अगर वो ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और उनका अगर फियर, अगर डर बैठ जाता है, तो उसकी वजह से अगर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट प्रोनेस आ सकता है। जैसे यहाँ पे मेनली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही होते हैं। तो उसमें मेजरली कुछ लोगों को कुछ हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को अगर हेवी अगर वजन उठाना पड़ता है उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम आते हैं, कुछ लोगों को एज की वजह से, या फिर कुछ कंटिन्यूस जो स्क्रीन पे देखना है, या फिर कुछ लाइट्स की वजह से अब आई साइट्स के प्रॉब्लम आते हैं। किसी का जो घर पे जो इश्यूज चल रहे थे वो उसकी वजह से भी यहाँ पे उनको डिस्टरबेंस हो सकते हैं। या फिर अगर ट्रैवलिंग का टाइम ज्यादा है, जैसे नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जगह ऐसी प्रॉब्लम्स है कि आइसोलेटेड प्लेसेस में कुछ आपके प्लांट्स हैं और ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी आदमी थक सकता है फिजिकली या साइकोलॉजिकली, और उसके बेसिस पे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर अगर किसी की मेडिकल हिस्ट्री भी हो सकती है, कुछ लोगों को अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गई और ये काम की वजह से और कुछ वो प्रॉब्लम बढ़ गया तो वहां पर भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। या फिर अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे काम कर रहे हैं, आपका एक्सपर्टाइज भी है, लेकिन आप डीमोटिवेटेड है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों को बिल्कुल बोलने की आदत नहीं रहती, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बोलने की आदत रहती, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। किसी का जो अलग अलग जो बैड हैबिट जिसको कहते हैं वो आदत भी हो सकती है। और कुछ लोग लोनलाइनेस यानी कि अकेला ही महसूस करते हैं। नॉर्मली वो होते नहीं है, लेकिन जो भी उसकी साइकोलॉजिकल स्टेज होगी उस हिसाब से उसको लगते रहता है। तो ये अलग अलग स्ट्रेस के कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ सकता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे अगर ये नॉर्मल या एवरेज ससेप्टिबिलिटी टू एक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं उससे अगर ज्यादा आप सोचते होंगे तो वो एक्सीडेंट प्रोननेस है। तो ये एक्सीडेंट प्रोननेस एक लिमिट में ही होना चाहिए, अगर ये एक्सीड होता है तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मली रोड पे भी ड्राइव करते हैं, आपने सीट बेल्ट लगाया है, आप पर्टिकुलर लेन पे ही ड्राइव कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्पीड पे ही ड्राइव करके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि जो अपोजिट जो आएगा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो आने वाला पर्सन है, अगर उसका साइकोलॉजिकली वो स्टेबल नहीं है, वो डिस्टर्ब है, तो वो भी आपके कार को डैश कर सकता है, इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होगा। तो ये डिपेंड है, इसीलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि ऐसे जो पर्सन्स हैं
जिनको ये एक्सीडेंट प्रोनेस का इश्यू है, तो वो भी आदतें उनकी मालूम होनी चाहिए आपको, और उस हिसाब से आपका कंट्रोलिंग प्लान जो है या इमरजेंसी प्लान है वो भी तैयार होना चाहिए। अभी ये जो ग्रीनवुड और वुड, इन्होंने ये 1919 में ये पेपर पब्लिश किया था एक्सीडेंट प्रोनेस के बेसिस पे, और उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा भी दिया था। स्पेशली उन्होंने इंडस्ट्रियल फटिग के बारे में बात कही थी, कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज भी उन्होंने किए थे, और फिर वहां पे उन्होंने जो डेटा रखा था वो एक अच्छा था, लेकिन उस पे कुछ क्रिटिसिज्म डेवलप हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ इनएडिक्वेट सैंपल्स भी थे, या जो नंबर्स थे वो भी सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन जो रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट आज भी हम कुछ बातों में एक्सीडेंट्स के इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस में फॉलो करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये फटीग का मेजर इशू होता है। जैसे हमने बात की थी कि अगर आप 8 घंटे काम करते हैं और सेम अगर काम होगा आपका, रिपीटेटिव काम होगा, तो यहाँ पे फटीग आपको आने के चांसेस है। तो ये फिजिकल फटीग भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल फटीग भी हो सकता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी, अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और अगर मैंने नॉन स्टॉप ड्राइविंग की और वो अगर 7-8 घंटे के लिए मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि शायद कुछ घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, या फिर आप भूल जाएंगे कि मैं ड्राइव कहाँ पे कर रहा हूँ, किस लोकेशन पे हूँ और मुझे जाना कहाँ है। और शायद कुछ सेकंड्स के बाद वापस अगर आप स्टॉप लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, और वापस आप ट्रैक पे आ जाते हैं। तो ये जो कुछ सेकंड्स के लिए जो मिसिंग है रहता है, इसको हम फटीग कहते हैं। तो ये इंडस्ट्री में अगर कोई किसी का काम सिर्फ वेल्डिंग कंपोनेंट है, वेल्डिंग पॉइंट है, तो वो कंटिन्यू बेसिस पे 8 घंटे से उतना ही काम करता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में रहते होंगे, शायद वो चेयर पे बैठ के या फिर आपके कंप्यूटर पे बैठ के कुछ काम करेंगे, फिर शायद किसी ने कुछ बुलाया तो उनको ऑटोमेटिक ब्रेक मिल जाता है, वहां से वो जगह से उठेंगे। या फिर आपको अगर ब्रेक लेने की आदत है तो वहां पे वो ब्रेक ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस में। लेकिन प्रोडक्शन लाइन पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि काम का टाइप क्या है उसके बेसिस पे। कुछ काम ऐसे है कि आपको कंटिन्यू बेसिस पे अलर्ट रहना पड़ेगा, कंटिन्यू काम करना ही पड़ेगा, और कुछ काम का नेचर ऐसा है कि शायद आप उसमें कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए भी ब्रेक ले सकते हैं। तो ये टाइप पे डिपेंड है। अगर इनकेस अगर ऐसा आपका फटीग जनरेट करने वाला काम है, तो आपको रोटेशन में काम करना चाहिए, ब्रेक्स भी लेने चाहिए, और यहाँ पे आपका कितना भी सॉफ्ट काम हो फिर भी आपको ब्रेक लेना भी जरूरी। इवन आईटी इंडस्ट्रीज में भी जो अभी काम दिया गया है, उसमें भी उन्होंने बताया है कि 20 मिनट्स के बाद में 20 सेकंड्स का ब्रेक, और 20 फीट तक आप दूर तक कुछ ना कुछ देखना चाहिए, यानी कि जो भी आपका स्क्रीन है उस स्क्रीन से बाहर आपका लुक होना चाहिए। अगर ये आप नहीं करते तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम्स जैसे जो डिसीजेस है वहां पे ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है कि आपका टाइप ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, कितने काम आप टाइम करता है, और वो टाइम के हिसाब से यहाँ पे फटीग आने के चांसेस यहाँ पे कितने हैं, ये भी कैलकुलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट प्रोनेस के बारे में है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी जो अलग अलग पीपल रहता है, जैसे हमने बताया कि हर एक का नेचर अलग रहेगा, हर एक का फिजिकल फिटनेस अलग रहेगा, हर एक का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो भी अलग रहता है, और साइकोलॉजिकली कौन कैसा फिट है वो उनके रिजल्ट्स पे ही पता चलता है। तो उसके बेसिस पे आपका एक्सीडेंट प्रोनेस जो है वो डिपेंड करता है। तो कुछ लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे उनको अगर हाइट पे काम करने लगा है तो प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ लोग शायद कम वेंटिलेशन में काम नहीं कर पाते, कुछ लोग शायद कम इल्यूमिनेशन में काम नहीं कर पाएंगे, शायद उनको कंटिन्यूस आदत होगी कि ये पर्टिकुलर लाइट इतनी रिक्वायर्ड चाहिए तो ही हमको एक्चुअली कंफर्टेबल फील होता है, और उसके बाद में हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड है पर्सन टू पर्सन, नेचर ऑफ वर्क पे, और वहां पे वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है उसके ऊपर। तो ये कुछ एक्सपीरियंस थ्रू आप सीख सकते हैं, या फिर कुछ ट्रेनिंग्स थ्रू भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके जो हेल्थ के जो रिकॉर्ड्स है, या फिर जो हैबिट आपके है, या फिर जनरलाइज जो एनवायरनमेंट है,
वहां से भी आपको कुछ ना कुछ सीखना है, एक्सपीरियंस करना है, ट्रेनिंग्स लेना है और फिर आपको खुद को इम्प्रूव करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फटीग आने के चांसेस है वो आपको मिनिमाइज करना है। इनकेस अगर कुछ पर्सनल इश्यूज भी होते हैं तो भी वो पर्सनल इश्यूज आपको यहाँ पे काम में मिक्स नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ी स्किल और ट्रेनिंग भी लगती है। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद आप घर की जो इश्यूज है वो घर पे ही आप सेपरेट कर सकते हैं, उसको भूल सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी बातें इम्पैक्ट कर सकती है। अगर इंडस्ट्रीज में अगर आपका वर्कलोड ज्यादा है तो ये स्ट्रेस घर पे भी जा सकता है, घर पे अगर कुछ इश्यूज है तो शायद वो इंडस्ट्री में भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसके लिए भी आपको कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स आपको खुद को डेवलप करने होंगे। ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी होनी चाहिए। अगर आप पर्सनल फैक्टर आप कंट्रोल करेंगे, अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कंट्रोल कर पाएंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स वहां पर ही आप कंट्रोल कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी तक हमने ये जो एक्सीडेंट प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा है, जैसे हमने एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट के कॉजेस क्या है, एक्सीडेंट के अलग अलग थियरीज क्या है, उसको एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथोडोलॉजी या कुछ मॉडल्स के बारे में हमने बात की है, और फिर कुछ रेमेडीज जो है उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसके बारे में भी हमने बात की। अभी जो इंडस्ट्रीज में जो पर्सन्स होते हैं, जो डेजिग्नेशन होता है, उनका यहाँ पे क्या रोल होगा एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट रोल होता है। तो उसमें से जो मेजर पर्सन है वो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सेफ्टी ऑफिसर। तो सेफ्टी ऑफिसर का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर को ये बैकग्राउंड, ये नॉलेज रहेगा और ये क्वालिफाइड पर्सन है जो एक्सीडेंट के बारे में जानता हो, उसके कॉजेस के बारे में जानता हो, और ये रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रिवेंशन मेजर्स क्या लेने चाहिए उसके बारे में जानता हो, और जो भी एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो भी कॉजेस यहाँ पे आ चुके हैं, तो वो टॉप मैनेजमेंट को भी इजीली कम्युनिकेट कर सकता है, कन्वे कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेफ्टी पॉलिसीज होगी, तो सेफ्टी पॉलिसीज फाइनलाइज करने के लिए या फिर जो कोऑपरेशन उनको रिक्वायरमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग पर्सन से, वो भी वो मैनेज कर सकते हैं। अगर प्लानिंग आपको कुछ चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो प्लानिंग भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर वहां पे कुछ स्पेस रिक्वायरमेंट की जरूरत है आपको, तो स्पेस रिक्वायरमेंट्स के बारे में या फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट के बारे में या गुड हाउसकीपिंग मेंटेन रखने के लिए जो भी आपको जरूरत है, ये सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता है, यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है, डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, और टॉप मैनेजमेंट को वो कन्विंस कर सकता है कि ये एक्सीडेंट इस वजह से हुआ है और इसको अगर प्रिवेंट करना है, रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको ये पॉलिसीज में चेंज करना चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, या प्री प्लानिंग करना चाहिए, या प्लानिंग में चेंजेस करनी चाहिए। तो जो भी प्रोसीजर्स होगी, जो भी पॉलिसीज होगी, जो प्रोग्राम्स होंगे, वो सभी बातों के लिए अलग अलग सुपरवाइजर्स, वर्कर्स का अलग अलग रोल रहेगा। तो ये सभी जो वर्कर्स या सुपरवाइजर हैं, जो लोअर मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर जनरल मैनेजर है या फिर डायरेक्टर्स का जो कमिटी है, वो सब टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये मिडिल मैन सेफ्टी ऑफिसर काम कर सकता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट से वो कम्युनिकेट करके उनसे इंफॉर्मेशन लेगा, और करेक्टिव मेजर्स क्या करनी चाहिए उसके लिए वो टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर सकता है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट ने अगर आपको फैसिलिटीज दी है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ये भी वर्कर्स और सुपरवाइजर को वो समझा सकता है। अभी इसके अलावा जो स्पेशल इंस्पेक्शंस होते हैं, कुछ चेकलिस्ट होती है या कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स भी रहते हैं, तो ये भी मेंटेन रखना यहाँ पे जरूरी होता है, और ये भी सेफ्टी ऑफिसर का रोल है। तो रेगुलरली अगर आपने इंस्पेक्शन कर लिया, अगर आपने सुपरवाइजर का रोल भी अच्छी तरह से काम कर लिया, तो यहाँ पे जहां पे अगर प्रैक्टिस फॉलो नहीं होती है, एसओपी फॉलो नहीं होती है, या फिर पीपी यूज नहीं होते हैं, या फिर आपको कोई अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन दिखती है, तो अगर आपने इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई किया, और ये सेफ्टी ऑफिसर ने ही फाइनलाइज करके दिया और रेक्टिफाई किया,
तो ये एक्सीडेंट होने के चांसेस वहीं पे कम हो जाते हैं। तो इसीलिए सेफ्टी ऑफिसर का जो रोल है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इमीडिएट एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक के लिए सेफ्टी ऑफिसर का नॉलेज भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं, जो पॉइंट्स अगर सेफ्टी ऑफिसर ने देख लिए तो मैक्सिमम केसेस में एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जैसे कि क्लीन प्रीमाइसेस, यानी कि हाउसकीपिंग अच्छी तरह से, या फिर जो मशीनरीज है, मशीनरीज के आजू बाजू में अगर कोई वेस्टेज है, गार्बेज है या कुछ टूल्स है, वो भी जगह पे रखना चाहिए जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस है। या फिर जो इक्विपमेंट्स है वो भी पर्टिकुलर ऑर्डर से, सीक्वेंस से अगर आपने ठीक तरह से रखे, वहां पर भी आपके चांसेस कम हो जाएंगे। अभी जहाँ पे ये हेल्थ ओरिएंटेड इश्यूज होते हैं तो वहां पे आपको ये क्लीन और हाइजेनिक सैनिटरी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी बाथरूम्स होंगे, क्लोक रूम्स रहेंगे, मेस रूम्स रहेंगे, वो भी हाइजेनिक कंडीशंस वहां पे मेंटेन रखनी चाहिए। तो ये सुपरवाइजर और सेफ्टी ऑफिसर का ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए और उनके चेकलिस्ट में भी ये होनी चाहिए। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल के स्टोरेज रहते हैं, वो स्टोरेज प्लेसेस भी आपको ठीक तरह से क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही करना चाहिए। जैसे स्पेसिफिक कुछ क्लासिफिकेशन ऐसा भी होता है, हजार्डस केमिकल्स होगी तो हजार्डस केमिकल का स्टोरेज अलग तरह से होगा, या फिर फ्लेमेबल केमिकल्स होंगे, एक्सप्लोसिव केमिकल्स होंगे, पॉइजनस केमिकल्स होंगे, टॉक्सिक केमिकल्स होंगे, तो उसके लिए भी स्टोरेज प्रोविजन अलग तरह से हो सकती है। जो भी कंटेनर्स आप यूज करते हैं या फिर बैरल्स यूज करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं, तो जहां पर भी आपको ये मटेरियल्स आपको प्रोसेस में यूज करनी है या फिर एज अ फाइनल प्रोडक्ट आते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग पैकेजिंग कंटेनर्स या बैरल्स कौन से यूज करने चाहिए, उस पर लेबलिंग कौन सा होना चाहिए, उसको एक्चुअली मटेरियल कन्वे कैसा होना चाहिए, करना चाहिए, या फिर लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिविटीज कैसे होनी चाहिए, ये सभी बातें सेफ्टी ऑफिसर ऑब्जर्व कर सकता है और उसको गाइड भी कर सकता है। उसके अलावा जो एनवायरमेंट ओरिएंटेड इश्यूज है, स्पेशली जो हमने डर्ट या डस्ट या रिफ्यूज, स्प्लैशेस, वेस्ट के बारे में कहा था, तो ये मटेरियल जो अनवांटेड है, ये अनवांटेड मटेरियल वहां से रिमूव करना या फिर उसको कंट्रोल करना, ये भी सेफ्टी ऑफिसर का काम है। उसके अलावा जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होगी, जैसे फ्रेशर्स के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, कुछ यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज है या इक्विपमेंट नया है उसके लिए ट्रेनिंग अलग होगी। तो ये बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग्स होते हैं। तो ये ट्रेनिंग आपको प्लानिंग करके वो वर्कर्स थ्रू करके लेना है, ये भी सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी है। उसके अलावा जो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस ऑफ प्लांट में अगर आप देखेंगे तो उसमें लाइटिंग भी आता है, पेंटिंग भी आता है, और जो गुड हाउसकीपिंग है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है।